23 नवंबर 2024 होटल रॉयल लिविंग बेंगलुरु दोपहर 12:30 बजे 19 साल की फैशन ब्लॉगर माया गोगोई 21 साल के आरव के साथ होटल पहुंची। उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 101 अलॉट किया गया। चेक इन के बाद दोनों रूम में चले गए। उन्हें अगले दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे चेकआउट करना था। 24 नवंबर को 11 बजे के आसपास होटल स्टाफ ने माया के रूम कॉल किया और चेकआउट करने को पूछा। आरव ने कहा कि वो लोग एक दिन और रुकना चाहते हैं। अगले दिन फिर से होटल स्टाफ ने कॉल करके चेकआउट का टाइम पूछा। आरव ने फिर कहा कि वे लोग आज भी रुकेंगे और 26 नवंबर को चेकआउट करेंगे। 26 नवंबर को आरव और माया को एक साथ चेकआउट करना था, लेकिन सुबह 8 बजे आरव अकेला ही होटल से चला गया। करीब 11 बजे होटल स्टाफ ने एक बार फिर से माया के रूम में कॉल किया, लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। स्टाफ ने आरव के पर्सनल नंबर पे भी कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। जवाब ना मिलने पर एक स्टाफ रूम में गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। जब ने दरवाज़ा खोला तो मंजर दिल दहलाने वाला था। बिस्तर पर माया की लाश पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। स्टाफ ने भागकर बाकी स्टाफ को बताया और पुलिस को खबर दी गई। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या इस हत्या का असली मास्टरमाइंड आरव ही था? अगर नहीं तो वो 2 दिन तक माया के साथ उस कमरे में क्यों था? माया असम के गुवाहाटी में रहने वाली थी। वह घटना के 1 साल पहले बैंगलोर आई थी। व्लॉगिंग करने के साथ माया एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में काम करती थी। घर वालों से दूर यहाँ वह अपनी बड़ी बहन और कज़न के साथ किराए के मकान में रहती थी। माया और आरव की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पे हुई थी। आरव केरल के कुन्नूर का रहने वाला था। चंद दिनों की बातचीत के बाद आरव बैंगलोर आया, माया से पहली बार मिला। इसकी मुलाकात का सिलसिला थमा नहीं। आरव बैंगलोर में नौकरी करना चाहता था। हालांकि शुरुआत में नौकरी ना मिलने पर वह घर वापस लौट गया। कुछ दिन बाद माया ने आरव की मदद की और एक फर्म में 15,000 की प्रति महीने की सैलरी का इंटर्नशिप लगा दिया, जहां वो भी पहले काम करती थी। बैंगलोर आने के 15 दिन बाद आरव ने माया के साथ लिविंग रहने का प्रपोजल रखा था। हालांकि माया ने इस चीज से इनकार कर दिया था, लेकिन उनका मिलना जारी था। 23 नवंबर यानी शुक्रवार को माया ने अपनी बहन को कॉल किया और कहा कि वह घर नहीं आएगी क्योंकि उसे ऑफिस पार्टी में जाना है। हालांकि यह सच नहीं था। वह झूठ बोलकर आरव के साथ इसी दिन होटल गई थी जहां उसका मर्डर हुआ था। बाद में उनके नंबर से बहन को एक मैसेज भेजा गया कि वह आज भी घर नहीं जाएगी क्योंकि उसी रात उन्हें पार्टी में जाना था। यह मैसेज माया ने भेजा था या आरव ने, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन कर माया के मर्डर की जानकारी दी थी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो कमरे की हालत देखकर सभी सिहर गए। कमरे में जगह जगह खून के निशान थे। माया के शरीर पर धारदार चाकू से कम 10 वार किए थे। सिर पर भी चोट के निशान थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असली वजह सीने में लगी गहरी चोट थी। क्राइम सीन पर पुलिस को चाकू और एक नायलॉन की रस्सी मिली। आरोपी ने रस्सी ऑनलाइन परचेज किया था। इसकी पुष्टि पुलिस ने क्राइम सीन पर मिली रस्सी के कवर से की थी। यहाँ तक कि जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि वह आरव चाकू होटल से लेकर आया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि माया का फोन नंबर 24 नवंबर से ही बंद था, इसलिए उन्हें लगा कि माया की मौत 24 नवंबर को हो गई थी। पुलिस के आगे होटल के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज का खंगाला, जिसमें यह पता चलता है कि 23 नवंबर को जब माया आरव होटल में चेक इन किए थे तो दोनों के पास एक बैग था। आरव ने व्हाइट कैप पहनी हुई थी। माया के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह अपनी मर्जी से आरव के साथ होटल में आई है। 23 नवंबर से 26 नवंबर तक दोनों में से कोई होटल से बाहर नहीं गया। 26 नवंबर की सुबह आरव बाहर आया और उसने व्हाइट कैप पहनी हुई थी, लेकिन वह अपना बैग नहीं लिए हुआ था। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में माया के साथ आरव भी था, तो पुलिस ने उसी पर शक किया। पुलिस ने माना कि मर्डर करने के बाद आरव 2 दिन तक माया की बॉडी के साथ रहा और कई सिगरेट भी पिए। जब लाश की बदबू आने लगी तो वो वहां से भाग निकला। होटल के निकलने के बाद उसने रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक कैब बुक की और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरव मर्डर की पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। पहले से उसके पास चाकू का होना, नायलॉन की रस्सी मंगवाना इसी का इशारा कर रहे थे। पुलिस ने आरव को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई थी। इनमें एक टीम नॉर्थ कर्नाटक जिले के और एक टीम केरल भेजा गया। तीसरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खंगालने का काम सौंपा गया। इधर आरव बेंगलुरु से फरार होकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए वाराणसी पहुंचा। इसी बीच उसने 28 नवंबर को अपना फोन स्विच ऑन किया। इस दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। 29 नवंबर को जब वह बेंगलुरु लौटा तो पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के नजदीक देवानहल्ली इलाके की तरफ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरव से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि माया का कत्ल उसने ही किया है। हालांकि वह वजह से बताने से मुकर गया। उसने कहा कि पर्सनल वजह से मर्डर का मकसद नहीं बता सकता है। आरव ने कई और खुलासे भी किए। उसने बताया कि उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। उसके जन्म के साथ माँ बाप का तलाक हो गया था। आरव की कस्टडी माँ के पास रही। कुछ साल बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी यह शादी भी टूट गई। आरव को लगा कि लाइफ में इतनी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली थी। इस घटना के बाद आरव को लगने लगा कि अब उसे माँ से अलग हो जाना चाहिए। इसी उथल पुथल के बीच डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात माया से हुई। माया के सहारे वह बेंगलुरु आकर नौकरी करने लगा। जहां आरव शांत और अपने आप में ही रहने वाला शख्स था, वहीं माया हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। वक्त के साथ माया की यह आदत आरव को खटकने लगी।
उसका मानना था कि वह माया के लिए दूसरे शहर आया है, लेकिन उससे ज़्यादा वक़्त वो अपने दोस्तों को देती है। इसी वजह से दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। आरव माया के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लेकिन माया ने पहले ही मना कर दिया था। कहीं न कहीं वो इस बात से भी बहुत नाराज़ था। एक रोज़ उसने माया से कहा, "हम लिविंग में नहीं रह सकते, लेकिन क्या एक दिन के लिए हम घरवालों से दूर और दोस्तों से दूर होटल पर बिता सकते हैं?" माया ने उसके इस प्रपोज़ल पर हामी भर दी। इसके बाद दोनों 23 नवंबर को होटल रॉयल लिविंग में पहुँचे। चेक इन के कुछ घंटे बाद दोनों में उसी पुरानी बात पर लड़ाई हो गई। जैसे-तैसे 23 नवंबर की रात बीती, सुबह होते ही आरव ने ऑनलाइन परचेज़िंग ऐप जेप्टो से चाकू और नायलॉन की रस्सी मंगवाई। मतलब कि आरव माया को मारने के मकसद से होटल नहीं लाया, जलन और गुस्से से उसने यह कदम उठाया।